जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आपसे कहना था कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों से और फैमिली से भी कहें कि इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो मूवी रिलीज़ हुई है थर्सडे को पूरी दुनिया में, नॉर्थ अमेरिका में और हर जगह पर। और ये मूवी जो है जिसका नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मूवी बहुत अच्छी होगी, तो कल मैंने ये मूवी देखी है यहाँ पर IMAX में जो है डंडास स्क्वायर पर। और आपको पता है IMAX थिएटर जो है, थिएटर्स जो हैं वर्ल्ड में वो बहुत अच्छे होते हैं हर लिहाज से, साउंड के लिहाज से, क्वालिटी, सीटिंग है, या सिनेमा हॉल्स बहुत बड़े होते हैं, उनकी लेंथ और विड्थ भी बहुत बड़ी होती है, हाइट भी बहुत बड़ी होती है, स्क्रीनिंग एक्सीलेंट होती है और विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। सो अब पॉइंट की तरफ जाते हैं। मूवी जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत अच्छी है, रादर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बल्कि आप वंडरफुल कहें या जितने भी सुपरलेटिव्स यूज़ कर लें, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो सिर्फ एक मूवी में बात है, मुझे पता नहीं उनकी कोई मजबूरी होगी, वो हिस्ट्री को पूरा दिखाना चाहते होंगे, या एक ट्रेंड हो गया है कि जो मूवी शाहकार होती हैं तो उसकी लेंथ जो है वो 3 घंटे रखनी है। पता नहीं ये कहाँ से शुरू हुआ है। चले बहरहाल, तो लेकिन फिर भी मूवी आपको कहीं बोर नहीं करती और आप सिनेमा हॉल में 3.25 घंटे बैठे हुए हैं तो भी आपको जो है मज़ा आ रहा होता है, मुकम्मल मज़ा आ रहा होता है। ये मूवी जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो मूवी में जो कॉमेडी देखने के लिए जाते हैं, या कह के मारने के लिए, या ठट्ठा मारने के लिए। सीरियस मूवी है और आपको ज़रा सा स्टोरी का बताऊंगा कि ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है, तमाम कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम है। और मूवी जब एंड होती है और टाइटल्स के बाद तो बड़े डिफरेंट तरीके से मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और बाकी सब मैन एक्टर्स वो आते हैं और वो बारी बारी बहुत ही अच्छे तरीके से देखने के लायक है। वो हिस्सा भी बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग तो जैसे ही मूवी के बाद वो जो क्रेडिट टाइटल शुरू होते हैं तो उठकर चले जाते हैं, लेकिन ये उसके बाद आता है। और अब ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जैसे जो है वो पठान मूवी में था तो उसके बाद शाहरुख खान और जो सलमान खान आते हैं तो अब लोग वो पूरे क्रेडिट्स भी देखने लगे हैं मूवी के आखिर में। तो इसके बाद ही मैं तो बैठा रहा था, उसके बाद जो आया। और यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, वजह उसकी ये होती है कि जिन्होंने ये मूवी बनाई है, चाहे छोटे और बड़े हैं, तो उनके जब नाम आ रहे हैं तो आप कम से कम क्रैपिंग अगर नहीं भी कर रहे हैं सिनेमा हॉल में तो आप बैठे तो रहे हैं, उनके नाम देखें तो सही कौन है क्या हुआ। मेरा उसके बाद आया, बड़ा मज़ा आया। और वो जब वो उससे पहले जो जब वो टाइटल्स आ रहे थे तो पीछे कभी बारिश जो है उसकी आवाज़ें आ रही थी, कभी बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। तो अजीब किस्म जो है, जैसे वो आपको इंतज़ार करवा रहे हैं कि इसके बाद भी कुछ आएगा। तो वो स्टेज पर आते हैं, किसी सिनेमा हॉल में होते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो अब मूवी की तरफ आते हैं। उसमें जो है जैसे कि ये यहाँ के असल असल बाशिंदे हैं, नॉर्थ अमेरिका के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, और हर जगह पर है पूरी दुनिया में, क्योंकि नॉर्थ में जो है पहले ये लोग यहीं पर रहते थे और ये फिर गोरे लोग हैं। ये तो बाद में आए थे जब वो वास्को डिगामा जो है उसने अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था। और फिर यहाँ पर जब आने लगे, शुरू में तो आते थे फिशिंग के लिए, और फिर फिशिंग के लिए आते आते जो है फिर वो आस्ता आस्ता करके जो है यहाँ के बसने लग गए। और जो कि ये ज़्यादा डेवलप थे, पढ़े लिखे थे, तो आस्ता आस्ता जो है उनके ऊपर डोमिनेंट होते चले गए। फिर उन्होंने जब ज़्यादा इनके यहाँ बन गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ये, तो फिर इन्होंने वो ज़मीनें उनसे जो कानूनी तरीके से ख़रीद लिया। उस वक्त क्या रेट दिया उनको और एग्रीमेंट्स कर लिया कि साल का हम आपको इतना किराया देंगे। तो वो अभी तक कनाडा में भी देते हैं इन लोगों को, लेकिन वो इतना है, वो जब वो कभी पढ़ते हैं सुनते हैं तो बंदे को हंसी आती है। तो इसी तरह USA के अंदर ओक्लाहामा स्टेट जो है उसके अंदर जो है उसकी नॉर्थ में ये एक टेरिटरीज हैं जो ओसेज टेरिटरी है, OSAGE। आप गूगल करें तो किसी ज़माने में जब तक इनके ऑयल फील्ड्स के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कब्ज़ा नहीं किया था या इनसे ख़रीद नहीं ली थी, उस वक्त ये दुनिया के रिचेस्ट लोग जो है यहाँ पर हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल निकला था। तो दिखाया भी है मूवी के अंदर। तो ये उसकी ट्रू स्टोरी है, 1920 की है, 1920 और ऑनवर्ड्स। लेकिन इसमें डायरेक्टर ने एक अच्छा काम ये किया है कि वो सारे जो वायलेंट सीन्स हैं उनको थोड़ा सा
डार्क करके और पीछे बैकग्राउंड में ले जाके उनको हर सीन को उन्होंने दिखाया नहीं है। बस वो सिर्फ ये दिखाया है कि इस तरह लोग मर रहे हैं, उनके घरों को जो है जलाया जा रहा है और उनके लोगों को मारा जा रहा है और उनकी कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। और ये हमारे यहाँ अभी तक हो रहा है, कनाडा में, यूएसए में भी होता होगा कि ये लोग बेचारे, उनको फिर ये कहा जाता है कि भाई वहाँ खुदकुशियों का रेट बहुत ज़्यादा है, ये लोग नशे बहुत करते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, तो कोई जो तालाब में गिर गया, कोई वहाँ गिर गया, किसी ने अपने आप को गोली मार लिया। पता नहीं उसमें कितने सच्चे हैं कितने सही हैं। यहाँ के लोग फिर ये करते हैं और उसमें भी दिखाया है कि वहाँ से जाते हैं और इनकी अच्छी लड़कियों से जाके शादी कर लेते हैं और शादी के बाद जो है उनको मार भी देते हैं और कुछ कर देते हैं। और एक तो दिखाया है कि भाई एक बंदे ने जो है सबसे पहले छोटी बहन से शादी की, वो फिर मर गई, बोला पता नहीं क्या हो गया, उसको गोली मार दी, कत्ल हो गई। फिर दूसरी बहन से शादी कर ली, फिर उसको भी मार दिया। अब वो कहता किसी, वो फिर किसी तीसरी के चक्कर में होता है कोई और ढूंढ लो। अब इस तरह का धंधा चलता है। तो इसमें दिखाया ये है कि 1920 में वहाँ पर जो है वो गोरे भी हैं और ये लोग भी हैं और ये गोरे आस्ता आस्ता आए, इनके अंदर रेजिस्टेंस तो है, लेकिन गोरों के पास जब पैसा होता है और माल ज़्यादा है और पुलिस भी उनकी है, कानून भी उनका है, तो बेचारे उनसे थोड़ा सा दबकर रहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा इनके जब मर्डर्स हों तो इनके अंदर थोड़ा सा वो गैरत से इनका सर उठता है। तो ज़्यादा मैं कहानी का कुछ नहीं बताऊंगा। तमाम कैरेक्टर्स ने, और ख़ास तौर पर मूवी के जो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं, जिसमें जो है डी कैब रियो, अब इसका नाम भी प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। इसको भी शुरू में इनके एजेंट ने कहा था जब इनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी कि भाई अपना नाम तब्दील कर लो, लोगों को लेने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इन्होंने चेंज नहीं किया है। लेकिन वो शार्ट में आप इनको जो है डी कहता है, कोई रियो कहता है, कोई डी के रियो कहता है। इसी तरह जो है दूसरे जो हैं, तो ये तो मूवी के लीड हीरो हैं और इन्होंने जितनी अच्छी एक्टिंग की है, वैसे जिनको समझ में नहीं आ रहा मेरी तरह, तो टाइटैनिक मूवी में जो वो बच्चा सा आया था, ये वही बंदा है और आज पता नहीं हॉलीवुड का, दुनिया का बहुत बड़ा मेगा स्टार और सुपरस्टार बन गया। और ये उसने अपनी मूवीज से साबित किया है, कोई रोमांटिक मूवी नहीं है, बड़ी सीरियस मूवी है और ये उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। ये नई रस्म चली है और अच्छी है कि बड़ी मूवीज़ बनाने के लिए जो उनके हीरोज़ हैं या मेन लीड एक्टर्स हैं, वो खुद जो प्रोड्यूसर बन जाते हैं, क्योंकि वैसे तो आम प्रोड्यूसर तो रिस्क नहीं लेगा और क्या नहीं करेगा। तो उसके अलावा लिली ग्लैडस्टोन जो हैं, ये खातून हैं जो इनकी बेगम बनी है इस मूवी के अंदर। क्या एक्टिंग है, क्या कमाल है। और लोग तो अभी से ही जो है बात कर रहे हैं कि ऑस्कर बस तो होगा इस मूवी के लिए, लेकिन लोग अभी से ही कह रहे हैं कि इस खातून का जो है लिली है, जो है लिली ग्लैडस्टोन, कह रहे हैं इनका ऑस्कर जो है एकेडमी अवार्ड वो तो पक्का है अभी से ही। क्या एक्टिंग की है, क्या कमाल किया। मैं भी जो है 8 साल की या 7 साल की उम्र से मूवीज़ देख रहा हूँ, लेकिन इस मूवी ने इस शोबे में ख़ास तौर पर, और वैसे भी ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है, बंदा जब सिनेमा हॉल से उठता है तो पता नहीं क्या फील करता है कि हम लोग कैसे इंसान हैं, नस्ल दर नस्ल हम कैसे इंसान हैं। वही लाफ जंगल और वही वाइल्ड बीस्ट और वही हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हर जगह पर चलती है। तो 1920 में भी चलती थी और अभी भी चलती है हर मुल्क में। फिर कहीं पर जो है उसको कानून की शक्ल दे के और इंसाफ का तराजू बना के उस तरह चलाई जाती है। कुछ जगह पर वडेरे और पीर जो हैं वो फिर जरगा सिस्टम से चलाते हैं, और कुछ जगहों पर जो छोटी मोटी जगह हैं वहाँ गरीबों पर जो जिसके पास 2 पैसे हैं वो वैसे ही उनको दबा के उनका तेल निकालता रहता है। और उसके बाद एक और लेजेंड एक्टर इसमें हैं, और वो जो है आपको पता है कि हमारे जो है मिस्टर जो है क्या नाम है उनका, रॉबर्ट डी नीरो जो है, ये तो एक लेजेंड हैं। और इनकी जो नाम, और कह रहे हैं कि ये जो डायरेक्टर है मूवी का, ये तो जब तक इनको अपनी मूवी में नहीं ले तो वो उसकी मूवी बनती ही नहीं है। और इस मूवी के डायरेक्टर जो हैं वो आपको पता है कि उसका नाम भी बड़ा अजीब सा है, स्कोर्सपी और समथिंग लाइक दैट है। ये अमेरिकन, एक्चुअली द हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, लेकिन इनके पास अमेरिकन की सिटीज़नशिप है और इटली की भी है, दोनों मुल्कों के ये
सिटीज़न है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, और मूवी इन्होंने कैसे बनाई है, उसी स्टेट और उसी लोकेशन पे इन्होंने जाके इसको शूट किया है। और तो कहते हैं कि ये 200 मिलियन डॉलर की मूवी है, इतने बड़े बजट की, और ये सारी की सारी मूवी चूँकि ओक्लाहोमा स्टेट में शूट हुई है, तो काफ़ी वहाँ की इकानमी और उसको फ़र्क पड़ता है जिसने भी। और ये मूवी जो है नावल से ली है, और नावल भी इसी नाम से है। और आपको हैरत होगी, ये कल मैंने गूगल किया और जब अमेज़ॉन ने बताया कि इसकी प्राइस सिर्फ $16 है पेपर एडिशन की, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कितना बड़ा नावल है, इस पर कितनी बड़ी मूवी बनी है, और उसकी प्राइस सिर्फ $16 है। और अगर आप उसका दूसरा एडिशन ले लें तो उसका जो है वो तो और भी कम है, जिसको आप ऑडिबल एडिशन कहते हैं, या दूसरा भी एक होता है वो उससे भी कम है। बहरहाल, टू कट शॉर्ट, ज़रूर देखें, वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ज़रूर देखें, बहुत अच्छे थिएटर में जाकर देखें। पाकिस्तान में भी लगी होगी, इंडिया में भी लगी होगी, बांग्लादेश में भी लगी होगी, आप जहाँ कहीं भी हो दुनिया के किसी खिते पर इसको मस्ट वॉच की लिस्ट में लिखें, फ़ौरन इसको देखें, और आई एम श्योर लंबे अरसे तक ये मूवी चलेगी। अभी ये मेरा अपना व्यू है, देखें लोगों का रिस्पांस क्या होता है। मुझे यकीन है कि इसका जो वीकेंड बिजनेस है वो भी रिकॉर्ड होगा, और मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ नॉर्थ अमेरिका का थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का हो सकता है $100 मिलियन भी हो जाए। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। कद्दूस टू द डायरेक्टर, द राइटर, द स्क्रीन प्ले। म्यूज़िक क्या क्लास है, पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, बंदा जब उसको सुनता है तो बाल खड़े हो जाते, रोंगटे खड़े हो जाते। कैमरा वर्क, एडिटिंग, एवरीथिंग। तो मैं कहना तो ये चाहता हूँ, मैं विश करता है कि अगर ये मूवी 2.5 घंटे की होती, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने बनाया है और जिन्होंने एडिटिंग की है, जिन्होंने लिखा है, तो उन्होंने कोशिश नहीं की होगी कि, लेकिन मूवी से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप निकाल दें तो फिर अब चूँकि नावल के ऊपर बनी है तो वो नावल से बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाती। हो सकता है उसने ये कंडीशन रखी हो कि मैंने जो कुछ लिखा है इसमें से कोई भी चीज़ आप मूवी में माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पूरा एक लैंडस्केप बनता है, पूरी कहानी बनती है। बहरहाल, तो तकरीबन 3 घंटे, 3.25 घंटे की ये मूवी है। अब 3 घंटे कुछ मिनट्स है, तो एक्चुअल तो मुझे अब याद नहीं है कितने मिनट्स की है, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसकी लेंथ से घबरा के घर नहीं बैठ जाना, ज़रूर देखें। और मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, 5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अब ये मेरी रैंकिंग इतनी है, आपको पता है मैं जब था पिटारो में या हयात गर्ल्स कॉलेज में भी, तो 100 मार्क्स तो मैंने कभी किसी को दिए ही नहीं। लेकिन इस मूवी का मसला ये है कि आप सोचते हैं कि आप इसका 1 नंबर भी किस चीज़ का काटेंगे, यहाँ का हाफ स्टार भी किस वजह से डिड, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रिव्यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली और दोस्तों से भी कहें वो सब्सक्राइब करें। अब आपको पता है सब्सक्राइब करने से आपका कोई रुपया खर्च नहीं होगा, टका भी खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। सर ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, अभी तक सर को कभी 1 टका भी ढेला भी नहीं मिला है, लेकिन अगर कभी मिला भी सही आगे जाकर, और आपने ज़्यादा सब्सक्राइब किया और ज़्यादा आपने व्यूज़ दिए मुझे, इसके मेरी आपसे कमिटमेंट है, आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, तो $1 भी मैं खुद नहीं रखूँगा। और ये सारे पैसे जो हैं बच्चियों की एजुकेशन के लिए या बच्चों की एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में, या और कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी आदमी जिसे मैं ये समझूंगा कि ये इसको ज़रूरत है, इसकी तालीम के लिए स्पेशली जो है, तो मैं खर्च करूंगा और आपको बताऊंगा भी सही, टके टके का हिसाब रखूंगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप सोचते होंगे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं। अब सर ने आज तक पूरी लाइफ में क्या किया है, या कितना दान किया है या दान कर रहे हैं, या सर की बेगम ने क्या कुछ किया है पिटारो में, क्या कुछ किया 35 साल में वहाँ, उसके बाद भी वो पूरी लाइफ क्या करती रही हैं। तो कुछ सर को बताती हैं, कुछ नहीं बताती हैं, लेकिन मैं खुश होता हूँ कि चलो अच्छी है, नेकी कर रही हैं तो मैं क्यों रोकूं भाई, अच्छी बात है ना। भले पैसे मेरे हो या उसके, पैसे तो साझे होते हैं, मियाँ बीवी के बीच में ये थोड़ी होता है ये पैसे मेरे हैं ये पैसे तेरे हैं। और जो ऐसे करते हैं फिर उन्हें पता ही नहीं कि मोहब्बत क्या होती है और हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता क्या होता है, ठीक है। ये तो एक किस्म का बंधन होता है।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। आप अपनी और अपनी फैमिली के तमाम मेंबर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अड़ोस पड़ोस में या और कहीं भी आपको कोई नीडी, कोई ज़रूरतमंद, कोई वाइट कॉलर ज़रूरतमंद आदमी जो आपसे कह न सके, अपनी आंखें और कान खुली रखें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं करते तो आप सिविलाइज्ड ही नहीं हैं, ये आप भी समझते हैं। कहते हैं जब तक इंसान हेल्प करना नहीं सीखा था तो वो कल्चर्ड हुआ ही नहीं था। आप कल्चर्ड और सिविलाइज्ड उसी वक्त कहलाते हैं जब आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं और उनकी भी हेल्प करते हैं। वरना तो आप देखें ना, सारे एनिमल्स और बर्ड्स, उनमें भी ये चीज़ मौजूद है। आप कभी भी नोट करें, ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर आज भी लोग जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें डॉग जो है या डॉग बिच जो है वो बंदर के बच्चे को अपने पास बिठाया हुआ है, बिल्ली के बच्चे को भी अपने पास बिठाया हुआ है और उनको केयर कर रही है जैसे वो उसके अपने बच्चे हैं। हमारे घर में जब हम जो है जर्मन शेपर्ड लेकर आए थे, उस वक्त वो 2-3 दिन का था। उसको पाला किया, बड़ा किया, 2 साल का हुआ। जब हम घर में लाए तो बिल्लियाँ हमारे घर में थी, तो वो बड़ा भी हो गया, लेकिन उन बिल्लियों से उसी तरह रहा जैसे वे उसकी बहनें हुए हैं, जैसे उनकी भाई हों। वो बिल्लियाँ जाके वो बैठा हुआ होता था, आंखें बंद करके जाके मूड में बिल्लियाँ जाके उसके कान तोड़ा करती थी, कभी कहाँ से खींचती थी। वो चुपचाप, कभी भी उसने कभी वैसे भी नहीं डराया उनको कि घोर करके उनको डराऊँ कि खबरदार मेरे पास नहीं आओ। वो भी उनके साथ खेलता था बच्चों की तरह। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आमेन।